इस वक्त मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आराईपुरा करनाल में हूँ। लाइब्रेरी के सामने बिल्कुल खड़ा हूँ और आज आपको इस स्कूल से एक ऐसे टीचर की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो सुबह 8 बजे स्कूल में आता है और 5 से 6 बजे तक भी यहाँ पर रहता है। लाइब्रेरी पे पूरा फोकस है। 11 साल उनको सर्विस में हो गए हैं आए हुए, और उन्होंने जहाँ भी उनकी पोस्टिंग हुई है कई तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उनके एक्सपेरिमेंट लगभग सारे एक्सपेरिमेंट उनके सफल रहे। ऐसे ऐसे इलाकों में उन्होंने टीचिंग की है जो SC ST में आते हैं, जहाँ पर पढ़ना और पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आज हम उसी टीचर के बारे में बात करेंगे, उनसे खुद बात करेंगे कि जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा और कितना आउटपुट उनको मिला। तो हमारे साथ मौजूद हैं नरेश सैनी सर, जो यहाँ पर इस स्कूल में पंजाबी के टीचर हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद। तो ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी में भी बैठते हैं शाम तक, स्कूल का टाइम 2-3 बजे होता है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो पुस्तकालय है वो स्कूल में नवाचार का सबसे बड़ा माध्यम साबित हो सकता है यदि इस काम को सही तरीके से किया जाए। जी। राईपुरा स्कूल में आने के बाद ये पुस्तकालय जब बनाया तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिला। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कक्षाओं में जिनको ये कहा जाता है कि भाई ये तो पढ़ नहीं सकता या किसी काम का नहीं है ये। जी सर। या आप कह सकते हैं कि जिन बच्चों को दुत्कार दिया जाता है, वो बच्चे भी जब पुस्तकालय में आए और उनके हाथ में एक अच्छा साहित्य, चाहे वो ज्ञान विज्ञान आंदोलन से जुड़ा हुआ साहित्य हो, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद से जुड़ा हुआ साहित्य हो, छोटी छोटी कहानियाँ हो, वो जब उनके हाथ में आई, पुस्तकों में चित्र देखे, तो वो भी उन किताबों को पढ़ने लगे जिनके बारे में ये परसेप्शन बन चुका था स्कूलों में कि ये बच्चे पढ़ नहीं सकते या पढ़ नहीं पाते या अक्षर ज्ञान नहीं है उन बच्चों को। लेकिन वही बच्चे जब पुस्तकालय में आके किताब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के, और फिर ये आभास होता है कि इन पुस्तकालयों को क्रियाशील करना शायद मुझे लगता है कि हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो 11 साल की आपकी सर्विस हो चुकी है। उसमें आपकी कई ऐसे गांव में ड्यूटी लगी है जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, खासकर लड़कियों के लिए, लड़कियों को। तो कौन सा गांव थे जहां पर आपको ऐसा लगा कि मैं यहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, उनको स्कूल बुला रहा हूं और वो स्कूल आ रहे हैं? क्या आपने वहाँ पर चेंज पाया? सर, राईपुरा में आने से पहले मैं 9 साल यहीं पास में ही घरोंडा ब्लॉक में ही यमुना बेल्ट का गांव बरसत पड़ता है। बरसत में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई थी 2009 में। तो वहाँ आने के बाद ये देखा कि बरसत के पास एक घुमंतु समुदाय है, सिकलीगल समुदाय, जो रहता है संजय नगर और प्रेम नगर में। जी। कि वो बच्चे उस समय स्कूल में बहुत कम आते थे और एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए थे, और लड़कियों की शिक्षा जो थी वो तो बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में थी कि गांव में से कोई लड़की 8वीं और 10वीं पास नहीं थी। तो वहाँ आके ये लगा कि यहाँ काम करने की ज़रूरत है इन बच्चों में। और जब काम शुरू किया, समुदाय के साथ इंटरेक्शन किया, धीरे धीरे नज़दीकियाँ आई, तो समुदाय को भी ये लगा कि अपनापन का एहसास हुआ। और धीरे धीरे उन बच्चों के बीच में जब गए, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हुई, तो ये महसूस हुआ कि इन बच्चों की समस्याओं के साथ जुड़ के सिर्फ एक टीचर बन के इनको पढ़ाया नहीं जा सकता, एक दोस्त बन के और एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में इनके बीच में काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो छोटी छोटी समस्याओं को लेके बच्चों के बीच में काम करना और बच्चों के पेरेंट्स से लगातार रूबरू होते रहना, उनकी मीटिंग्स करना कि लड़कियों को किस तरह से अधिक स्कूल में लेके तो कुछ है आपके जहन में, कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ लड़कियों के एग्जाम्पल जो आपने जिनको पढ़ाया और वो अपने बेसिक लेवल से अपर लेवल पे गई? सर, ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी एक पूरी कहानी है कि वो किस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की। कि सबसे पहले मैंने देखा कि कम्युनिटी की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसमें बहुत रुचि थी उन बच्चों की,
कि मुझे लगा कि इनको इन सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने की ज़रूरत है कि सीधा अक्षर ज्ञान पे अगर लेके जाएंगे तो बच्चे स्कूल छोड़ जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे हमारे नाटकों के साथ जुड़े, वहाँ लड़कियों ने रोल किए बड़े अच्छे, और वो लड़कियां धीरे धीरे मतलब 8वीं तक पहुंच पाई। उसके बाद क्योंकि समुदाय में उनके अभिभावकों से जब बात की तो एक बहुत बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी उनको 8वीं के बाद स्कूल तक लाने में। हम सभी लड़कियों को तो नहीं ले पाए स्कूल में, लेकिन मुझे खुशी है कि हम 70-80% लड़कियां ऐसी रही होंगी और लड़के जिनको हम स्कूल तक ला पाए और जिनको 10वीं कक्षा तक पहुंचा पाए। और बहुत बार मतलब ऐसा हुआ कि जब बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी, नाम गिनवाए जा सकते हैं, कि जैसे एक लड़की थी चंचल, उसकी शादी के लिए दबाव पड़ा तो 10वीं में से हटा ली उसके अभिभावकों ने, और मैं लगातार उनके घर जाता रहा, रात रात को बैठा रहा, और उनके जो पेरेंट्स थे उनको मेरी ज़िद के आगे हारना पड़ा, मतलब मानना पड़ा, और वो लड़की को 10वीं करवाने के लिए तैयार हुए। फिर 10वीं करवाने के बाद उस लड़के की शादी हुई, तब तक वो बालिग भी हो गई थी। क्योंकि डेरों की एक बहुत बड़ी समस्या ये रही है कि वहाँ बाल विवाह जब माया चोरी छिपे बहुत होते थे, क्योंकि वो कम्युनिटी गांव के गांव में शादियां करती हैं, इसलिए किसी को पता नहीं लगता उनकी शादियों के बारे में। तो शादी हो जाती थी लड़की की कई बार और पता नहीं लगता था टीचर को भी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा हमारे आगे चैलेंज था कि इन लड़कियों को स्कूल तक कैसे लाया जाए, क्योंकि हमारे जहन में ये था कि अगर ये लड़कियां स्कूल में आएंगी तो एट लिस्ट इनकी हम बाल विवाह से रोक पाएंगे, बाल विवाह से बचा पाएंगे, क्योंकि जब लड़की स्कूल तक आती रहती है। 21वीं सदी में भी बाल विवाह की प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, जब मैं 2009 में 10 में बच्चों के बीच में था तब तो बहुत ज़्यादा थी, अब तो बहुत बदलाव, यानी 10-12 साल पहले। जी 10 साल में बहुत बदलाव आया। इक्का दुक्का शादियां शायद अभी भी होती हों, क्योंकि अब मैं वहाँ सर्विस नहीं करता तो मुझे इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन बहुत बदलाव आया है कि जो एक पूरा ग्रुप जो था लड़कियों का वो 10वीं और 12वीं करके गया, उसने अपनी कम्युनिटी में भी एक फ़र्क डाला है, अपने परिवारों में बातचीत की, और वो खुद लड़कियां सारी वो बाल विवाह से बच पाई, एक एग्जाम्पल बनी, रोल मॉडल बनी स्कूल की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं मतलब 2 लड़कियों के उदाहरण देना चाहूँगा। मुझे खुशी है कि दोनों डेरों से कोई भी लड़की ना 10वीं पास थी ना +2 पास थी, लेकिन आप ये देखिए एक पूरे गांव जिनके मतदाता संख्या 1.5 से 2,000 हो और आज़ादी के 70 साल बाद भी जहां लड़की 10वीं और 12वीं पास ना हो, तो ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। और वो दोनों लड़कियां जो थी, डेरा प्रेम नगर से रजनी और डेरा संजय नगर से सतविंदर और फूल कुमारी, ये +2 पास करके गई। और फूल कुमारी जो है संजय नगर से, वो अभी कॉलेज तक भी जा पाई, उसके परिवार में लगातार आना जाना रहा। हम उसके परिवार को ये समझा पाए कि लड़की की शिक्षा क्यों ज़रूरी है, और अब वो लड़की BA फाइनल में है और वो बहुत संगीत की एक अच्छी छात्रा है, संगीत एक विषय के रूप में उसके पास कॉलेज में है। और रजनी भी अब आगे BA की शिक्षा ले रही है, वो घर पे ही रह के। तो ये वो दोनों लड़कियां मतलब एक रोल मॉडल हैं और अपने अपने गांव की पहली शिक्षित लड़कियां भी हैं। नरेश जी, मैं काफ़ी देर से इस पेड़ को देख रहा था जी। आप इस स्कूल में हैं तो कुछ थोड़ा बहुत इस पेड़ के बारे में जानते होंगे क्या सर? ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए ताकि दर्शक जान। आप हो राईपुरा में इस गांव में ये शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के लिए काफ़ी मशहूर गांव है घरौंडा ब्लॉक में जी, और आर्मी के रूप में इसकी पहचान है। तो ये पेड़ जो है बताते हैं कि ये तकरीबन 150 साल पहले यहाँ पे लगाया गया था, और बहुत सारे विद्यार्थी इस पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण करके गए हैं। और कैमरामैन से कहना चाहूँगा प्लीज़ इस पेड़ को एक बार दिखाएं आप। और 2 जो विद्यार्थी हैं स्कूल के, वो IAS बने हैं इस पेड़ के नीचे बैठ के। राजीव शर्मा जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, वो इसी गांव के हैं, और वो कभी इस स्कूल में पढ़ा करते थे इस पेड़ के नीचे बैठ के। और चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर रहे हैं श्री राजपाल सिंह राणा जी, वो भी इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं और इस पेड़ के नीचे पढ़ कर गए हैं। और ये हमारे लिए भी स्कूल के लिए एक गौरव की बात है। जी बिल्कुल। तो नरेश जी, आपका जो घर है वो यहाँ से कितनी दूर है लगभग? तकरीबन 55-60 किलोमीटर पड़ता है सर, इंद्री में। हाँ, इंद्री में आपका घर पड़ता है। जी। लेकिन आप यहाँ इस गांव में, यानी कि आपके एरिया के आसपास आपने पोस्टिंग क्यों ली?
इन्हीं एरियाज़ में आप क्यों आए हैं और क्यों 10-11 साल से यहाँ रह रहे हैं? आपका विज़न क्या है? सर मेरा विज़न ये है कि जो यमुना बेल्ट के जो गांव हैं, खास करके जो एक विशेष समुदाय का मैंने घुमंतू समुदाय का जिक्र किया, उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के बच्चों में बरसत स्कूल में रहते हुए हम मतलब लगातार लगे रहते थे। ट्रांसफ़र के बाद भी उन बच्चों से हमारा रिश्ता जो है वो बना हुआ है। और छुट्टी के बाद मैं जब भी स्कूल से जाता हूँ तो उन डेरों के बीच में जाता हूँ, उन बच्चों की समस्याओं के बीच में हम बैठते हैं और नाटकों के रूप में या दूसरी गतिविधियों के माध्यम से उन बच्चों को मोटिवेट करने का काम चलता रहता है। तो नज़दीक रह के ये काम आसानी से किया जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि इन बच्चों के नज़दीक रहने का मुझे फ़ायदा मिला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश जी हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया सर आपका, आपने हमें मौका दिया और कि इन बच्चों की बात को, जो बहुत पिछड़े समुदाय के बच्चे हैं, उन बच्चों की बात को दूसरे लोग भी जाने, उनके संघर्ष को जाने और इस संघर्ष को आपने प्लेटफार्म दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो करनाल में यमुना बेल्ट का लगता है ये गांव है आराईपुरा। जैसे अभी सर ने बताया, राजीव शर्मा भी यहीं से हुए हैं। इस एरिया में एक घुमंतू प्रजाति, सिकलीगर, एक दो और बाजीगर, इस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। वो घूमते रहते हैं इधर उधर। सर ने कहा कि हम लोग यहाँ रह के उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छा बेहतर समाज दे सकें। इस तरह के टीचर्स को दाएं सलाम करता है और ऐसी ही अनोखी कहानियाँ मैं मंजीत गौतम आप सबके सामने लाता रहूँगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।